क्या होगा यदि दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तानों और पहाड़ों के अपाचे लोगों का एक छुपा हुआ संबंध उन लोगों से हो जो हजारों किलोमीटर दूर रहते थे, जमे हुए आर्कटिक में। आधुनिक डीएनए अनुसंधान ने अपाचे वंश में एक भूत संकेत प्रकट किया है, एक धुंधला लेकिन अस्पष्ट निशान उस जनसंख्या का जो बहुत पहले गायब हो गई थी, पैलियो एस्किमो। यह आर्कटिक फिंगरप्रिंट अपाचे रक्त रेखाओं में कैसे पहुंचा और यह अमेरिकी महाद्वीप में प्रवास, जीवित रहने और पहचान के बारे में क्या प्रकट करता है? अपाचे लोगों का डीएनए केवल पारिवारिक वृक्षों या रक्त रेखाओं का रिकॉर्ड नहीं है। यह भूले हुए प्रवासों, छुपे हुए संबंधों और अत्यधिक बाधाओं के विरुद्ध जीवित रहने का नक्शा है। उनकी आनुवंशिक कहानी हजारों वर्षों तक फैली है, जो पहले लोगों को जोड़ती है जिन्होंने अमेरिका में कदम रखा। आर्कटिक आबादी, जो पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर वातावरण में रहती थी, और यूरोपीय आगमन के साथ आने वाले संघर्षों को। अपाचे डीएनए को देखना मानव शरीर के अंदर लिखे गए इतिहास को देखना है। यह आंदोलन, अनुकूलन और निरंतर उथल-पुथल के सामने लचीलेपन का इतिहास है। जब वैज्ञानिक अपाचे वंश का अध्ययन करते हैं, तो वे एक एकल कहानी नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर ढेर की गई कई परतें पाते हैं। वहां गहरी नींव है, जो सभी मूल अमेरिकी समूह साझा करते हैं, जो उन पहले लोगों तक वापस पहुंचती है जिन्होंने एशिया से अमेरिका में प्रवेश किया। उसके ऊपर एक और परत है जो अपाचे को अलग करती है, एक संकेत जो उन्हें बहुत उत्तर में एक अलग जनसंख्या से जोड़ता है। फिर हाल की आनुवंशिक परिवर्तन हैं, जो औपनिवेशिक काल के दौरान आए, जब युद्धों, बीमारी और नए रिश्तों ने पूरे समुदायों को नया आकार दिया। इन परतों में से प्रत्येक यह समझाने में मदद करती है कि आज अपाचे कौन, लेकिन एक साथ वे यह भी प्रकट करते हैं कि मानव इतिहास शायद ही कभी सरल होता है। यह पार करने, मिश्रणों और अकल्पनीय चुनौतियों के माध्यम से जीवित रहने से भरा है। लेकिन उनके डीएनए में आर्कटिक से एक भूत संकेत छुपा है, हजारों किलोमीटर दूर। यह वहां कैसे पहुंचा? इसका उत्तर देने के लिए हमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जाना चाहिए, अमेरिका में पहले कदमों तक। हजारों साल पहले, प्लिस्टोसीन के अंत में, मनुष्यों ने पहली बार अमेरिका में प्रवेश किया। उस समय बर्फ की विशाल चादरें उत्तरी उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्से को ढकती थीं। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता बेरिंगिया के नाम से जाना जाने वाला एक भूमि पुल था, जो कभी साइबेरिया और अलास्का को जोड़ता था। यह पुल भूमि की एक संकरी पट्टी नहीं, बल्कि घास के मैदानों और टुंड्रा का एक विशाल क्षेत्र था, जहां लोग रह सकते थे और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए शिकार कर सकते थे। इस मंचन स्थल से शिकारी संग्रहकर्ताओं के छोटे समूहों ने नई भूमि में फैलना शुरू किया। कुछ ने बर्फ की चादरों में अस्थायी अंतराल के माध्यम से अंतर्देशीय मार्ग लिए, जबकि अन्य ने प्रशांत तट के साथ तटीय रास्तों का पालन किया, नावों का उपयोग करते हुए और समुद्री संसाधनों का दोहन करते हुए। ये पहले प्रवासी अपने साथ आनुवंशिक वंशावली लेकर आए, जो आज भी मूल लोगों में मौजूद हैं। वैज्ञानिक उन्हें मातृ डीएनए के माध्यम से पहचानते हैं, जो मातृ रेखा के नीचे जाता है। 4 सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक मातृ हैप्लोग्रुप आदो, बदो, सेक और डाइक के रूप में जाने जाते हैं। ये मार्कर सबसे पुराने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, और वे उत्तर और दक्षिण अमेरिका के सभी स्वदेशी समूहों में पाए जाते हैं। अपाचे के बीच ये समान हैप्लोग्रुप मौजूद हैं, जो उन्हें पहले अमेरिकियों की कहानी से मजबूती से जोड़ते हैं जिन्होंने इस महाद्वीप पर कदम रखा।
अमेरिका में प्रवास मानवता की सबसे उल्लेखनीय यात्राओं में से एक था। कुछ हजार वर्षों के भीतर लोग आर्कटिक से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे तक फैल गए थे। रेगिस्तान, पहाड़ों, घास के मैदानों और जंगलों के अनुकूल हो गए थे। अपाचे के लिए यह नींव उनकी आनुवंशिक कहानी की केवल शुरुआत है, लेकिन अपाचे कहानी पहले कदमों के साथ नहीं रुकती। उनके डीएनए में कुछ असामान्य दिखाई देता है। वह सुराग दूर जमे हुए आर्कटिक में पैलियो एस्किमो के रूप में जाने जाने वाले गायब लोगों के बीच स्थित है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मूल अमेरिकी आनुवंशिकी की कहानी सरल थी। एक संस्थापक आबादी ने बेरिंग भूमि पुल को पार किया, महाद्वीपों में फैल गई और सभी स्वदेशी लोगों के पूर्वज बन गए। लेकिन हाल की आनुवंशिक सफलताओं ने दिखाया है कि यह कहानी कहीं अधिक जटिल है। सबसे आकर्षक खोजों में से एक यह है कि अपाचे और अन्य नाडेने भाषी लोग वंश की एक अतिरिक्त परत रखते हैं, जो उन्हें पैलियो एस्किमो के रूप में जाने जाने वाले खोए हुए आर्कटिक समूह से जोड़ती है। पैलियो एस्किमो प्राचीन आबादी थे जो हजारों साल पहले उत्तर अमेरिकी आर्कटिक में रहते थे। इनुइट के आने से बहुत पहले वे अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के बर्फीले टुंड्रा में जीवित रहे। पृथ्वी की कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए। शताब्दियों तक उनके निशान केवल पत्थर के उपकरणों, हड्डियों और कुछ बिखरी हुई पुरातत्व साइटों के माध्यम से जाने जाते थे। लेकिन जब उनका डीएनए अंततः अध्ययन किया गया, तो वैज्ञानिकों ने कुछ आश्चर्यजनक देखा। यह आधुनिक अपाचे और अन्य अथाबास्कन भाषी लोगों के जीनोम में पाए गए संकेतों से मेल खाता था। वैज्ञानिकों ने इस कनेक्शन का पता लगाने का तरीका आनुवंशिक वाटरमार्क कहे जा सकने वाले को देखना है। ये डीएनए में छोटे असामान्य पैटर्न हैं जो एक समूह की दूसरे से तुलना करते समय अलग दिखते हैं। एक तरीका एफ स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, जो यह मापता है कि दो आबादी तीसरी की तुलना में कितनी निकट से संबंधित हैं। दूसरा तरीका दुर्लभ एलील साझाकरण है, जो प्राचीन पूर्वजों से पारित असामान्य आनुवंशिक रूपों की तलाश करता है। एक साथ ये उपकरण आवर्धक चश्मे की तरह काम करते हैं, शोधकर्ताओं को धुंधले संकेतों को देखने की अनुमति देते हैं जो सामान्य विश्लेषण चूक जाएगा। जो वे मिला वह स्पष्ट था। उत्तरी अथाबास्कन समूह अलास्का और पश्चिमी कनाडा में रहने वाले पैलियो एस्किमो वंश के सबसे मजबूत निशान रखते थे। जैसे ही शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक निशान का दक्षिण की ओर पालन किया, संकेत कमजोर हो गया। लेकिन अभी भी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में अपाचे और नवाहो समूहों में मौजूद था, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर आर्कटिक लोगों से आनुवंशिक इनपुट भी रखते थे। निहितार्थ गहरा है। अपाचे, जो आज रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहते हैं, अपने डीएनए के अंदर प्राचीन आर्कटिक शिकारियों की विरासत रखते हैं जो कभी सील, बर्फ और बर्फ के बीच रहते थे। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में आर्कटिक लोगों के फिंगरप्रिंट की खोज करने की कल्पना करें। यह कोई संयोग नहीं है, यह सहस्राब्दियों में प्रवास और संपर्क की कई लहरों का परिणाम है। फिर भी यह खोज एक और सवाल उठाती है। यदि पैलियो एस्किमो वंश उत्तर में सबसे मजबूत है और दक्षिण में कमजोर है, तो वास्तव में वे आर्कटिक संकेत अपाचे तक कैसे पहुंचे? इसका उत्तर अथाबास्कन भाषी लोगों के आंदोलन में निहित है, जिन्होंने सब आर्कटिक में शुरुआत की और अंततः अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में यात्रा की। लेकिन उन्होंने यह लंबी और कठिन यात्रा कैसे की? लेकिन ये आर्कटिक संकेत हजारों किलोमीटर दक्षिण कैसे पहुंचे? अपाचे के पूर्वजों ने अपनी कहानी उत्तर अमेरिका के सब आर्कटिक क्षेत्रों में शुरू की।
भाषा विज्ञान सबसे स्पष्ट सुरागों में से एक प्रदान करता है। अपाचे भाषा नवाहो के साथ बड़े नाडेने भाषा परिवार की दक्षिणी अथाबास्कन शाखा से संबंधित है। इन भाषाओं के उत्तरी रिश्तेदार अलास्का और कनाडा में बोले जाते हैं। यह रिश्ता दृढ़ता से सुझाता है कि अपाचे और नवाहो अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में अपेक्षाकृत हाल के आगंतुक हैं, उन लोगों से उतरे हुए जो पिछले 500 वर्षों के भीतर सबार्कटिक से दक्षिण की ओर चले गए। पुरातत्व इस प्रवास की पुष्टि करता है। मध्य मैदानों और रॉकी माउंटेन गलियारों में शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक अथाबास्कन वक्ताओं से जुड़ी साइटों की पहचान की है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक डिसिमल रिवर संस्कृति है, जो नेब्रास्का और कंसास में पाई जाती है। डिसिमल रिवर साइटिन अपने अलग मिट्टी के बर्तनों, छोटे घर की संरचनाओं और पत्थर के औजारों के लिए जानी जाती हैं। कई पुरातत्वविद इन साइटों को प्रारंभिक अपाचे से जोड़ते हैं, विशेष रूप से प्लेन्स अपाचे जो रॉकीज के पूर्व में रहते थे। दक्षिण का रास्ता एक एकल राजमार्ग नहीं बल्कि पैथों की एक श्रृंखला था जिसका पालन समूहों ने पीढ़ियों से किया। कुछ बैंडों ने रॉकीज के पूर्वी ढलानों के साथ यात्रा की, जबकि अन्य ने मैदानों को पार किया। समय के साथ अथाबास्कन वक्ता अमेरिकी दक्षिण पश्चिम पहुंचे, जहां वे रेगिस्तान, पहाड़ों और नई पारिस्थितिक सेटिंग्स के अनुकूल हो गए। इन प्रवासों से अलग अपाचे समूह उभरे, प्रत्येक उनके विशेष परिदृश्य और इतिहास द्वारा आकार दिया गया। यह दक्षिणी यात्रा बताती है कि अपाचे लोग दूर उत्तर से जुड़ी भाषा क्यों बोलते हैं और उनके डीएनए में अभी भी आर्कटिक वंश के निशान क्यों हैं। प्रवास त्वरित या सरल नहीं था। यह विशाल दूरियों में एक धीमा आंदोलन था, जिसमें लोग हर कदम पर अनुकूलन कर रहे थे। रास्ते में वे अन्य स्वदेशी समूहों के साथ बातचीत करते थे, कभी नई प्रथाओं को अपनाते थे और कभी दूसरों को प्रभावित करते थे। सबूत कई रूपों में लिखे गए हैं। भाषाविद इसे शब्दों और व्याकरण में देखते हैं। पुरातत्वविद इसे चूल्हों, मिट्टी के बर्तनों और प्रेयरी मिट्टी के नीचे दबे उपकरणों में देखते हैं, और आनुवंशिकविद इसे डीएनए में देखते हैं, जो अभी भी आर्कटिक की धुंधली प्रतिध्वनि रखता है। निशान न केवल शब्दों में बल्कि बर्तनों, चूल्हों और प्रेयरी मिट्टी के नीचे दबे हथियारों में लिखा है। फिर भी प्रवास भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि एक बार जब अपाचे दक्षिण पश्चिम पहुंचे तो नई शक्तियों, औपनिवेशिक मुठभेड़ों, युद्धों और आदान प्रदान ने उनके डीएनए और उनकी पहचान को उन तरीकों से नया आकार दिया जो अकेले प्रवास नहीं समझा सकता। लेकिन अकेले प्रवास अपाचे डीएनए की व्याख्या नहीं करता। एक अन्य शक्ति ने उनकी आनुवंशिक नियति को नया आकार दिया। जब शोधकर्ता आज अपाचे डीएनए को देखते हैं तो वे एक साथ ढेर की गई वंश की 3 प्रमुख परतें देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी परत अपाचे को पहले अमेरिकियों से जोड़ती है। संस्थापक आबादी जो 1500 साल पहले बेरिंगिया के माध्यम से महाद्वीप में प्रवेश करती थी। यह गहरा वंश अलास्का से पैटागोनिया तक मूल लोगों में साझा की जाने वाली समान आनुवंशिक नींव है। यह मूल प्रवास की लहर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अमेरिका के अधिकांश स्वदेशी समूहों को जन्म दिया। दूसरी परत वह है जो अपाचे और अन्य नाडेने वक्ताओं को अधिकांश अन्य स्वदेशी समूहों से अलग करती है। यह पैलियो एस्किमो संकेत है, प्राचीन आर्कटिक लोगों से विरासत में मिला, जो अथाबास्कन वक्ताओं के पूर्वजों के बीच अपने आनुवंशिक फिंगरप्रिंट छोड़ गए। हालांकि आज अपाचे में धुंधला यह संकेत एक वाटरमार्क की तरह है। जब वैज्ञानिक बारीकी से देखते हैं तो दिखाई देता है।
और यह अपाचे को उनके रेगिस्तानी मातृभूमि से कहीं दूर एक असाधारण कनेक्शन से जोड़ता है। तीसरी परत औपनिवेशिक इतिहास द्वारा लाए गए परिवर्तनों को दर्शाती है। 16वीं शताब्दी से आगे स्पेनिश बसने वालों, मैक्सिकन समुदायों और बाद में अमेरिकी बलों के साथ मुठभेड़ ने अपाचे डीएनए पर एक दिखाई देने वाला निशान छोड़ा। कुछ समूहों में यूरोपीय और अफ्रीकी वंश मिशनों, व्यापार, अंतर्विवाह और फूरन देनाए बंदी द्वारा बनाई गई नई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के माध्यम से प्रवेश किया। परिणाम एक आनुवंशिक मोज़ेक है जिसमें प्रत्येक समुदाय संपर्क और जीवित रहने के अपने अनोखे इतिहास से थोड़े अलग तरीकों से आकार लिया गया है। सभी अपाचे बैंड इन परतों को समान संतुलन में नहीं रखते। न्यू मैक्सिको के मेस्कैलेरो, उदाहरण के लिए, उत्तरी न्यू मैक्सिको के जिकारेला या टेक्सास के लिपान की तुलना में थोड़े अलग अनुपात दिखाते हैं। चिरिकाहुआ, जो बार बार युद्धों और जबरन स्थानांतरण सहन करते थे, अभी तक एक और भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये अंतर सभी अपाचे समूहों की साझा विरासत को मिटाने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं, लेकिन वे यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं कि प्रत्येक समुदाय ने इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता अपनाया। आनुवंशिकी दिखाती है कि जबकि अपाचे एक ही 3 पैतृक परतें साझा करते हैं, अनुपात एक गीत में छंदों की तरह बदलते हैं। प्रत्येक बैंड एक ही राग रखता है, लेकिन लय, स्थान और अनुभव के साथ बदलती है। प्रत्येक अपाचे बैंड एक ही प्राचीन परतें रखता है, लेकिन थोड़े अलग अनुपात में, अपने छंदों के साथ गीतों की तरह। लेकिन डीएनए सिर्फ सदियों में प्रवाहित नहीं होता, यह बाधाओं से गुजरता है, और अपाचे को इतिहास में सबसे कठोर में से एक का सामना करना पड़ा। इतिहास ने अपाचे समुदायों पर भारी निशान छोड़े, और ये घटनाएं अभी भी उनके डीएनए में देखी जा सकती हैं। जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो नई बीमारियां स्वदेशी आबादी में फैल गईं। चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा ने उन समुदायों को तबाह कर दिया जिनमें कोई पूर्व संपर्क या प्रतिरक्षा नहीं थी। कई मूल समूहों की तरह अपाचे को जनसंख्या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी संख्या नाटकीय रूप से कम कर दी। ऐसे अचानक नुकसान ने आनुवंशिक हस्ताक्षर छोड़े, विविधता, सिकुड़ना और कुछ वंशावली को बढ़ाना, केवल इसलिए कि बहुत कम लोग जीवित रह सके। युद्ध ने इन दबावों में इजाफा किया। 1861 के बास्कॉम अफेयर ने अमेरिकी सेना और चिरिकाहुआ अपाचे के बीच दशकों के हिंसक संघर्ष की शुरुआत की। कोचेस और बाद में जेरोनिमो जैसे व्यक्तित्वों के नेतृत्व में कब्जा और प्रतिरोध ने अपाचे को भयंकर जीवित रहने का प्रतीक बना दिया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। लड़ाइयों, हमलों और सैन्य अभियानों ने उनकी संख्या को कम किया। हर पीढ़ी में कम व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे। 1886 में जेरोनिमो के अंतिम आत्मसमर्पण ने न केवल सैन्य संघर्ष के अंत को चिह्नित किया, बल्कि एक और तरह की कष्ट की शुरुआत भी की। सैकड़ों चिरिकाहुआ अपाचे को उनकी मातृभूमि से निर्वासित किया गया और बने फ्लोरिडा और अलाबामा में कैद किया गया। परिवार अलग हो गए, बच्चे कैद में बड़े हुए और मृत्यु दर उच्च रही। लगभग 3 दशकों तक कई लोग युद्ध के कैदी के रूप में रहे, जब तक कि जीवित लोगों को अंततः 1913 में रिहा नहीं किया गया। कुछ ओक्लाहोमा में फोर्ट सिल में बस गए, जबकि अन्य न्यू मैक्सिको में मेस्कैलेरो में रिश्तेदारों से जुड़ गए। इन स्थानांतरणों ने बीमारी और हानि के साथ गंभीर आनुवंशिक बाधाएं पैदा की। पूरे समुदाय अपने मूल आकार के एक अंश तक कम हो गए। इन बाधाओं के प्रभाव आज मापे जा सकते हैं। आनुवंशिक कम विविधता, आनुवंशिक बहाव के उच्च स्तर,
और संस्थापक प्रभाव देखते हैं जहां कुछ वंशावली अधिक आम हो गईं, केवल इसलिए कि कम लोग उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जीवित रहे। ये केवल वैज्ञानिक पैटर्न नहीं है, ये आघात की प्रतिध्वनि है, आणविक स्तर पर दिखाई देने वाली। हर लड़ाई की फारा, एक सांसारा, शूरा, हर मूविया, हर निर्वासन ने न केवल स्मृति में बल्कि डीएनए में भी निशान छोड़े। और फिर भी युद्ध, कैद और बीमारी के सामने भी कुछ गहरी चीज बनी रही। अपाचे ने अपनी मुख्य पहचान, अपने समारोहों या अपने पूर्वजों से संबंध की भावना नहीं खोई। उनकी आनुवंशिक कहानी हानि दिखाती है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक कहानी जीवित रहने को दिखाती है। अपाचे की आध्यात्मिक धड़कन उथल पुथल की सदियों में सहन कर गई। फिर भी आग और विस्थापन के माध्यम से एक चीज कायम रही, अपाचे की आध्यात्मिक धड़कन। अपाचे का अस्तित्व अकेले डीएनए से नहीं मापा जा सकता, जबकि विज्ञान प्रवास का नक्शा बना सकता है और प्राचीन संकेतों का पता लगा सकता है। समारोह वे हैं जो अपाचे पहचान को उथल पुथल की सदियों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक सूर्योदय समारोह है, जिसे नाइईस के रूप में जाना जाता है। यह युवा महिलाओं के लिए वयस्कता का अनुष्ठान 4 दिन और रातों में होता है। वयस्कता में मार्ग को चिह्नित करता है। समारोह के दौरान दीक्षा लेने वाली बदलती महिला की भूमिका लेती है। अपाचे आध्यात्मिकता में एक केंद्रीय व्यक्तित्व जो प्रजनन क्षमता, नवीकरण और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। गीत, नृत्य और आशीर्वाद उसे इस परिवर्तन के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, उसे पूर्वजों और समुदाय से जोड़ते हैं। सूर्योदय समारोह की जटिलता आकर्षक है। इसमें दर्जनों प्रतिभागी, पीढ़ियों से चले आए पवित्र गीत और शारीरिक धैर्य शामिल है, जो अपाचे महिलाओं से अपेक्षित शक्ति को दर्शाता है। समुदाय के लिए समारोह एक परंपरा से अधिक है। यह उनकी उत्पत्ति से एक जीवित लिंक है, एक अनुस्मारक कि अपाचे पहचान महिलाओं के माध्यम से प्रवाहित होती है, जैसे मातृ डीएनए करता है। यह निरंतरता उस चीज को दर्शाती है जो आनुवंशिकी दिखाती है, पहले अमेरिकियों और उससे आगे तक फैली एक अटूट रेखा। समान रूप से महत्वपूर्ण पर्वतात्मा नृत्य हैं, जिन्हें कभी कभी ताज नृत्य या गान नृत्य कहा जाता है, नकाबपोश नर्तकों द्वारा किया जाता है, जो अलौकिक अभिभावकों को मूर्त रूप देते हैं। ये समारोह पर्वतात्माओं की सुरक्षा का आह्वान करते हैं। नर्तक जटिल लयों में चलते हैं, ड्रम और मंत्रों द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं, जबकि समुदाय प्रार्थना में शामिल होता है। ये समारोह अपाचे आध्यात्मिकता को संरक्षित करने से अधिक करते हैं। वे समुदाय के पवित्र परिदृश्य और मानव नियंत्रण से परे खड़ी शक्तियों के साथ संबंध को पुनः पुष्ट करते हैं। एक साथ सूर्योदय समारोह और पर्वत आत्मा नृत्य दिखाते हैं कि कैसे संस्कृति और जीव विज्ञान समानांतर चलते हैं। आनुवंशिक निरंतरता दिखाती है कि अपाचे लोग प्रवास, युद्ध और बीमारी के माध्यम से सहन गए। समारोहिक निरंतरता दिखाती है कि उनकी आध्यात्मिक धड़कन मजबूत रही। पहचान, मूल्यों और लचीलेपन को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान वंश को माप सकता है, लेकिन समारोह इसे आगे बढ़ाते हैं। और अपाचे ने अपनी विरासत को न केवल प्रार्थना में बल्कि टोकरियों और यहां तक कि संगीत में भी बुना। अपाचे परंपराओं ने कला और व्यावहारिक शिल्प में भी अभिव्यक्ति पाई, जो संस्कृति के शक्तिशाली वाहक बन गए। टोकरी बुनाई सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। पश्चिमी अपाचे कुंडलित टोकरियां अपनी सुंदरता और जटिलता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें बोल्ड ज्यामितीय डिजाइन और प्रतीकात्मक पैटर्न शामिल हैं।
भोजन और सामान ले जाने में उनके व्यावहारिक उपयोग से परे टोकरियां और समारोहिक वस्तुएं भी थीं, अनुष्ठानों में उपयोग की जाती थीं और महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं पर उपहार दी जाती थीं। प्रत्येक टोकरी कहानियां, अर्थ और कौशल रखती थी जो मात्र रेखाओं के माध्यम से पारित किया जाता था। इस तरह बुनाई सांस्कृतिक डीएनए की तरह कार्य करती थी। पैटर्न अनगिनत पीढ़ियों के लिए मां से बेटी तक पहुंचाए जाते थे। एक अन्य आकर्षक परंपरा अपाचे वायलिन है, जिसे त्सिएडोआतल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है लकड़ी जो गाती है, ड्रम या बांसुरी के विपरीत, जो कई मूल संस्कृतियों में आम है। यह धनुषी वाद्य अपाचे के लिए अनूठा है। एगेव या मक्के के डंठल से बना, घोड़े के बाल से तारायुक्त और एक छोटे धनुष से बजाया जाता है। अपाचे वायलिन एक तेज मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज निकालता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह यूरोपीय तारवाद्यों के प्रभाव को दर्शा सकता है, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि यह एक स्वतंत्र नवाचार था। किसी भी तरह यह दर्शाता है कि कैसे अपाचे ने अपने पर्यावरण के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलन किया, रेगिस्तानी पौधों को गीत के साधनों में बदल दिया। वायलिन टोकरी की तरह विरासत और अनुकूलन के मिश्रण को दिखाता है। दोनों परंपराएं प्राचीन कौशल में निहित हैं, लेकिन स्थानीय परिदृश्य और नए अनुभवों द्वारा आकार दी गई हैं। टोकरी अतीत के साथ निरंतरता को दर्शाती है, जबकि वायलिन आविष्कार के लिए खुलापन दिखाता है। एक साथ वे प्रकट करते हैं कि अस्तित्व न केवल धैर्य के बारे में था, बल्कि नवाचार के बारे में भी था। रेगिस्तान के पौधों को भी जीवित रहने के गीतों में बदल दिया गया था, लेकिन अपाचे अस्तित्व केवल कलात्मक नहीं था, यह रणनीतिक भी था। रिश्तेदारी और युद्ध में लिखा गया था। अपाचे समाज मातृवंशीय कुलों पर बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने पिता के बजाय अपनी मां के कुल से संबंधित थे। संपत्ति, विरासत और सामाजिक पहचान महिलाओं के माध्यम से पारित की जाती थी। यह संरचना अपाचे महिलाओं को सामुदायिक जीवन को आकार देने में केंद्रीय भूमिकाएं देती थी। यह उस चीज को भी दर्शाता है जो आनुवंशिक अध्ययन प्रकट करते हैं। मात्र डीएनए, जो केवल माताओं से विरासत में मिलता है, अपाचे वंश के सबसे स्पष्ट मार्करों में से एक है। जैसे कुल पहचान मात्र रेखाओं के माध्यम से चलती है, वैसे ही आनुवंशिक निरंतरता भी होती है, माताओं और बेटियों के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ती है। अपाचे जीवन में लिंग भूमिकाएं इस संतुलन को दर्शाती थीं। महिलाएं ज्ञान संरक्षक थीं, पौधों की कटाई, भोजन प्रसंस्करण, टोकरी और मौखिक परंपराओं के प्रसारण के लिए जिम्मेदार थीं। वे समारोहों का मार्गदर्शन भी करती थीं और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक भूमिकाएं निभाती थीं। यह सुनिश्चित करती थीं कि सांस्कृतिक ज्ञान जीवित रहे। पुरुष इस बीच अक्सर योद्धा और शिकारी बन जाते थे, समुदाय की रक्षा करते थे, बाहरी दबाव के तहत अस्तित्व सुनिश्चित किया। युद्ध अपाचे इतिहास की एक अपरिहार्य वास्तविकता बन गया। कोमांचे और यूट जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों से घिरे हुए और बाद में स्पेनिश, मैक्सिकन और अमेरिकी सैन्य बलों का सामना करते हुए अपाचे ने रणनीतियां विकसित कीं, जिसने उन्हें दुर्जय विरोधी बनाया। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति में विशेषज्ञता हासिल की, गति चुपके और अपने परिदृश्य के गहरे ज्ञान पर भरोसा करते हुए छोटे गतिशील समूह जल्दी हमला कर सकते थे, रेगिस्तान या पहाड़ों में गायब हो सकते थे, और जहां कम से कम उम्मीद की जाती थी, वहां फिर से प्रकट हो सकते थे। भूभाग की इस महारत ने उन्हें दशकों तक बड़े, बेहतर सशस्त्र बलों का विरोध करने की अनुमति दी। कुशल योद्धाओं के रूप में अपाचे की प्रतिष्ठा आवश्यकता से बढ़ी,
लेकिन यह उनकी पहचान का हिस्सा भी बन गया। युद्ध ने क्षेत्र, स्वायत्तता और संस्कृति को संरक्षित किया। भले ही दबाव में आबादी घट गई हो, कोमांचे, स्पेनिश और अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ अपाचे ने भूभाग को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। लेकिन अस्तित्व सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं था, यह उनके बोले जाने वाले शब्दों और उनकी ले जाने वाली कहानियों में था। अपाचे भाषाएं न डेने परिवार की दक्षिणी अथाबास्कन शाखा से संबंधित हैं। जटिल क्रिया संरचनाएं, स्वर परिवर्तन और विशेष शब्दावली उन्हें उत्तर अमेरिका की सबसे जटिल भाषाओं में से एक बनाती हैं। भाषाविद इन भाषाओं को अलास्का और कनाडा में बोली जाने वाली उत्तरी रिश्तेदार भाषाओं से जोड़ते हैं, जो अथाबास्कन लोगों के दक्षिणी प्रवास के लिए साक्ष्य की एक और रेखा प्रदान करते हैं। भाषा ने वैचारिक डीएनए की तरह काम किया। इसने पारिस्थितिक ज्ञान रखा, कौन से पौधे खाने हैं, दवाइयां कैसे तैयार करनी हैं, एगेव कब काटना है। इसने समारोहिक ज्ञान संरक्षित रखा, गीतों, प्रार्थनाओं और पवित्र कथाओं के लिए शब्द प्रदान किए। और इसने सामाजिक मूल्यों को एनकोड किया, रिश्तेदारी, सम्मान और पहचान को व्याकरण की संरचना में एम्बेड किया। सदियों तक भाषा वह पोत था जो अपाचे स्मृति को आगे बढ़ाता था। औपनिवेशिक दबाव और आत्मसात की नीतियों ने इस विरासत को धमकी दी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बोर्डिंग स्कूलों ने कई अपाचे बच्चों को अपनी भाषा छोड़ने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप धारा प्रवाहता में गिरावट आई और कुछ बोलियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गईं। लेकिन आज पुनरुत्थान प्रयास इस गिरावट को उलट रहे हैं। सामुदायिक कार्यक्रम, भाषा कक्षाएं और डिजिटल संसाधन युवा पीढ़ियों को अपनी भाषाई विरासत से फिर से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। बोला गया प्रत्येक शब्द अस्तित्व का एक कार्य बन जाता है। आज के वक्ताओं को उन पूर्वजों से जोड़ता है जो कभी समान आवाजें ले जाते थे। बोला गया प्रत्येक शब्द पूर्वज की आवाज को पुनर्जीवित करने जैसा है। और आज अपाचे आनुवंशिकी और संस्कृति मिलकर हमें कुछ बड़ा बताते हैं मानवता के बारे में। अपाचे कहानी एक लोगों के इतिहास से कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रदर्शन है कि मानव आंदोलन, अनुकूलन और लचीलेपन को डीएनए और संस्कृति दोनों में कैसे देखा जा सकता है। अपाचे वंश 3 महान परतों को दर्शाता है। पहले अमेरिकी, जिन्होंने बेरिंगिया पार किया, पैलियो एस्किमो द्वारा छोड़ा गया आर्कटिक संकेत और औपनिवेशिक संपर्क के परिवर्तन। प्रत्येक परत संघर्ष, अस्तित्व और नवीकरण की कहानी बताती है। लेकिन अकेले डीएनए पूरी तस्वीर नहीं पकड़ सकता। समारोह, भाषाएं और परंपराएं दिखाती हैं कि सांस्कृतिक अस्तित्व आनुवंशिक अस्तित्व जितना ही शक्तिशाली रहा है। अपाचे ने युद्ध, बीमारी और विस्थापन को सहन किया, फिर भी उनकी पहचान अनुष्ठानों, मौखिक परंपराओं और मातृवंशीय कुलों की शक्ति के माध्यम से बनी रही। पाठ स्पष्ट है, डीएनए इतिहास रखता है, लेकिन लोग अर्थ रखते हैं। अपाचे कहानी साबित करती है कि अस्तित्व न केवल जैविक बल्कि सांस्कृतिक है। गीतों, समारोहों और कहानियों से बुना गया, जो परिवर्तन की सदियों से अधिक समय तक जीवित रहता है। अपाचे कहानी साबित करती है कि डीएनए इतिहास रखता है, लेकिन लोग अर्थ रखते हैं। और जैसे जैसे आनुवंशिक विज्ञान आगे बढ़ता है, कौन जानता है कि अभी भी कितने अन्य भूले हुए प्रवास, छुपे हुए पूर्वज और अनकहे कहानियां सतह के नीचे इंतजार कर रहे हैं।